नमस्कार। यूक्रेन और रशिया के बीच चल रहे युद्ध को 3 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं। तब से हजारों लोग मारे गए हैं, मारिउपोल जैसे शहर बर्बाद और 1 करोड़ से ज्यादा लोग रिफ्यूजीज बन गए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में ये सबसे बड़ा युद्ध है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध ये कहकर शुरू किया कि वेस्टर्न लीनिंग यूक्रेन रशिया के लिए एक थ्रेट है। वेस्टर्न देशों के रशिया पे लगाए गए सैंक्शंस और यूक्रेन और रशिया के बीच चल रही पीस टॉक्स, ये सब नाकाम रहे हैं इस युद्ध को रोकने में। अभी सिचुएशन स्टेलमेट बनी हुई है, ना ही रशिया जीत रहा है और ना ही यूक्रेन। आज की इस वीडियो में समझते हैं कि ये युद्ध क्यों शुरू हुआ, इसके इम्पैक्ट और ये कैसे खत्म होगा। After months of preparations, the Russian President Vladimir Putin has launched a major military operation against Ukraine. Speaking on national television, Mr. Putin urged Ukrainian troops to lay down their arms and go home. He warned that anyone who interfered in Russia's actions would face retaliation. Loud explosions have been now heard in Ukraine. Today marks the 100th day since Russian President Vladimir Putin's troops invaded the country, and heavy fighting continues there as President Zelensky estimates that 20% of Ukraine is now under Russian control. इसे समझने के लिए हिस्ट्री पे नजर डालते हैं। 18th और 19th सेंचुरी में यूक्रेन रशियन एम्पायर का पार्ट था। 1917 में रशियन एम्पायर गिरने के बाद यूक्रेन इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन 5 साल बाद यानी कि 1922 में नए बने सोवियत यूनियन ने यूक्रेन को अपने कंट्रोल में ले लिया। अगले कुछ सालों तक सोवियत यूनियन का कंट्रोल यूरो एशिया में बढ़ता रहा, जिससे 15 नेशनल रिपब्लिक का फेडरल यूनियन बन गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा देश था। समझने के लिए ये अप्रोक्सीमेटली इंडिया से 7 टाइम्स बड़ा और इसमें 11 टाइम जोन्स थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन ने अपना इन्फ्लुएंस ईस्टर्न यूरोपियन देशों की तरफ बढ़ाया और वहीं अमेरिका लेड एलाइज वेस्टर्न देशों ने 1949 में सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो फॉर्म किया। नेटो के आर्टिकल 5 कलेक्टिव डिफेंस के अकॉर्डिंग एक मेंबर देश पे अटैक सभी एलाइज देशों पे अटैक देखा जाता है। इसे देखते हुए 1955 में सोवियत यूनियन ने कुछ ईस्टर्न यूरोपियन देशों के साथ वॉर्सॉ पैक्ट साइन किया। दोनों साइड्स के बीच डीप आइडियोलॉजिकल डिवाइड था, जिसे दोनों तरफ मिलिट्री बिल्डअप बनता रहा। अमेरिका और एलाइज देशों में डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट और सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। 1989 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के देशों ने अपने कम्युनिस्ट रेजिम्स को हटा दिया, जिससे सेपरेटिस्ट मूवमेंट पूरे सोवियत यूनियन में शुरू हो गए। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ और सभी रिपब्लिक्स इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए। रशियन फेडरेशन ने सोवियत यूनियन के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाया और वर्ल्ड अफेयर्स में सोवियत यूनियन को रिप्रेजेंट किया। रशिया ने सोवियत यूनियन की यूएन मेंबरशिप को और साथ ही सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट को इनहेरिट किया। यूक्रेन इन 15 इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स में से रशिया के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 2013 तक यूक्रेन के रिलेशंस रशिया से सामान्य थे, लेकिन नवंबर 2013 में यूरो मैदान प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जब प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच, जो कि प्रो रशियन माने जाते थे, उन्होंने एक यूरोपियन यूनियन की एग्रीमेंट को साइन नहीं किया और इसकी बजाय रशिया से बेल आउट पैकेज ले लिया। यूक्रेन में 30% पॉपुलेशन रशियन स्पीकिंग है, जो कि मोस्टली ईस्टर्न यूक्रेन में सेटल्ड है। इन्होंने यूरो मैदान प्रोटेस्ट का विरोध किया। 16 जनवरी 2014 के बाद प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए, जब यूक्रेन गवर्नमेंट ने नए एंटी प्रोटेस्ट लॉ पास किए। इस सब के चलते 22 फेब को मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट को हटाने के लिए वोट किया। प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच ने रशिया में रेफ्यूज ले ली। रशिया ने इसे पॉलिटिकल कूप की तरह देखा और अगले ही दिन यानी कि 23 फेब को क्रीमिया पे कंट्रोल करने के लिए रशियन ट्रूप्स भेज दिए। क्रीमिया एक पेनिनसुला है जो ब्लैक सी और सी ऑफ एजॉव से घिरा हुआ है। क्रीमिया पे कंट्रोल के बाद 16 मार्च 2014 को एक कंट्रोवर्शियल रेफरेंडम कराया गया, जिसमें 97% ने रशिया को ज्वाइन करने का वोट किया। 18 मार्च 2014 को रशिया और सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिपब्लिक ऑफ क्रीमिया ने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन कर ली।
क्रीमिया रशिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये रशिया नेवल फोर्सेस और ट्रेड शिप्स को ब्लैक सी का एक्सेस देता है और यूक्रेन के अगेंस्ट मिलिट्री स्ट्रैटेजिक एडवांटेज भी। उसी समय डॉनबास रीजन जो ईस्टर्न यूक्रेन में है, आर्म्ड मिलिशिया ने प्रो रशिया सपोर्टर की हेल्प से गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे कब्जा कर लिया। यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज्ड रेफरेंडम करवाया गया जिसमें डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल रिपब्लिक को डिक्लेयर किया गया। इसके 1/3 एरिया पे अभी भी सेपरेटिस्ट गवर्नमेंट है जिसे यूक्रेन रिकॉग्नाइज नहीं करता। फरवरी 2015 को मिन्स्क बेलारूस समिट में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट और सेपरेटिस्ट ट्रूप ने सीज फायर एग्री किया। मिन्स्क एग्रीमेंट के तहत वेपनरी और फॉरेन ट्रूप्स को हटाने जैसे कुछ शर्तों पर एग्री किया गया जो आज तक भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। 2015 के बाद यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और वीजा फ्री ट्रेवल जैसे एग्रीमेंट हुए। यूक्रेन यूरोपियन यूनियन और नेटो को ज्वाइन करने की तरफ बढ़ रहा था, जिसके चलते रशिया ने अक्टूबर 2021 में यूक्रेन बॉर्डर पे ट्रूप्स बढ़ाने स्टार्ट कर दिए। रशिया ने यूएस और नेटो से डिमांड रखी कि यूक्रेन कभी भी नेटो का पार्ट ना बने और नेटो का एक्सपेंशन ना किया जाए। रशिया नेटो एक्सपेंशन को एक थ्रेट की तरह मानता है क्योंकि यूक्रेन के नेटो में मिलने से यूएस रशिया के पास और मिलिट्री इक्विपमेंट डिप्लॉय कर सकता है जो रशिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, 12 ईस्टर्न यूरोपियन देशों ने नेटो को 1997 के बाद ज्वाइन किया और रशिया नहीं चाहता था कि नेटो का और एक्सपेंशन हो। 21 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन डॉनबास रीजन के सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेपरेटिस्ट स्टेट्स डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल रिपब्लिक को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया और अपने ट्रूप्स इन एरिया में भेज दिए ऑन नेम ऑफ पीस कीपिंग। इसके 2 दिन बाद यानी कि 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेड कर दिया। Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. पिछले 3 महीने में रशिया यूक्रेन की कैपिटल कीव को कैप्चर करने के लिए काफी क्लोज आया, लेकिन यूक्रेनियन ट्रूप्स कीव को डिफेंड करने में कामयाब रहे। रशिया ने अप्रैल की स्टार्ट में कीव, चेरेव, सुमी रीजन से अपने ट्रूप्स को पुल बैक कर लिया क्योंकि रशिया के लिए मल्टीपल फ्रंट पे युद्ध लड़ना मुश्किल हो रहा था। अभी का लेटेस्ट स्टेटस आप मैप में देख सकते हैं। रशिया को डॉनबास में टैक्टिकल सक्सेस मिली है और 90% लुहांस्क पे कंट्रोल है। इस युद्ध में यूक्रेन के 4000 से ज्यादा सिविलियंस मारे जा चुके हैं और इसमें 200 से ज्यादा बच्चे हैं। 68 लाख रिफ्यूजीज ने अपना घर छोड़ा है, जिसमें आधे से ज्यादा रिफ्यूजीज ने पोलैंड में रिफ्यूज ली है। यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने लक्समबर्ग पार्लियामेंट को अपने वीडियो एड्रेस में कहा कि रशियन फोर्सेस ने 20% यूक्रेन टेरिटरी को ऑक्युपाई कर रखा है। हर रोज 100 यूक्रेनियंस मारे जा रहे हैं और 400 से ज्यादा इंजर्ड हो रहे हैं। यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट का असर बस इस रीजन में सीमित नहीं है, बल्कि इसने पूरे वर्ल्ड में फूड क्राइसिस शुरू कर दिया है, जिसका असर आने वाले सालों तक बना रहेगा। यूक्रेन और रशिया वर्ल्ड के सबसे बड़े व्हीट एक्सपोर्टर में से है। फूड क्राइसिस पर वर्ल्ड बैंक का कहना है कि ग्रेन और फर्टिलाइजर की कमी से पूरे वर्ल्ड में स्पेशली पुअर और डेवलपिंग देशों को हंगर और फेमीन का खतरा है। वर्ल्ड बैंक ने इसे कम करने के लिए $12 बिलियन की हेल्प अनाउंसमेंट भी की है। नियर फ्यूचर में इस युद्ध के किसी भी नेगोशिएटेड एंड के बहुत कम साइंस दिखते हैं। युद्ध के कुछ हफ्ते बाद ही रशिया ने कहा था कि वो यूक्रेन की न्यूट्रलिटी प्रपोजल की वेट कर रहा है, लेकिन मार्च के एंड से कोई आमने सामने नेगोशिएशन टॉक्स नहीं हुए हैं। मार्च एंड में यूक्रेन ने न्यूट्रलिटी प्रपोजल में कहा था कि यूक्रेन एक नॉन अलाइंड और नॉन न्यूक्लियर स्टेट बन जाएगा और जिसकी टेरिटरी पे कोई भी फॉरेन मिलिट्री बेसेस नहीं होंगे। दूसरे देशों से लीगल गारंटीज की मांग थी जो यूक्रेन को फ्यूचर के इन्वेजन से प्रोटेक्ट करे। यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने से ना रोका जाए, लेकिन यूक्रेन कभी भी मिलिट्री पॉलिटिकल अलायंसेस ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन जब बुका, मारिउपोल और जगहों पर रशिया वॉर क्राइम्स सामने आए तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने साफ कर दिया कि जब तक रशिया 24 फेब के बाद से ऑक्युपाइड एरिया से वापस नहीं जाता तब तक कोई और नेगोशिएशन नहीं होंगे। रशियन स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने
कहा कि रशिया यूक्रेन में अपनी मिलिट्री ऑपरेशन को जारी रखेगा जब तक उसके सारे गोल्स पूरे नहीं हो जाते। इन सब को देखते हुए नहीं लगता ये युद्ध जल्दी खत्म होगा, लेकिन मुझे इस युद्ध के 5 पॉसिबल आउटकम दिखते हैं। युद्ध अगले कुछ महीनों तक और चल सकता है, पर मोमेंटम आगे पीछे होता रहे और दोनों साइड्स के टेरिटोरियल गेन और लॉसेस मिलते रहें। पुतिन के द्वारा विक्ट्री कहकर सीज फायर अनाउंस करने की भी पॉसिबिलिटी है। इससे पुतिन हाई मोरल ग्राउंड रख यूक्रेन पे युद्ध रोकने का प्रेशर बना सकता है। डोनबास रीजन के टेरिटोरियल गेन्स को रशिया में विक्ट्री की तरह दिखाया जा सकता है। तीसरा, यूक्रेन और रशिया स्टेलमेट सिचुएशन को देखते हुए पीस टॉक्स के थ्रू पॉलिटिकल सेटलमेंट कर सकते हैं। चौथा, यूक्रेन रशिया फोर्सेस को ईस्टर्न रीजन में पुश बैक कर विक्ट्री पाने के चांसेस कम है, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और आखिरी, रशिया डोनबास रीजन में माइल्ड टेरिटोरियल गेन्स को यूज कर दोबारा कीव की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन इकोनॉमिक सैंक्शंस को देखते हुए इसके चांसेस भी कम दिखते हैं। वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से रशियन इकोनॉमी इस साल 10% घटने और इन्फ्लेशन के 20% से ज्यादा बढ़ने के अनुमान है। ये सब इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे रशिया को युद्ध रोकने में, जब इसका असर रशिया के आम लोगों को उठाना पड़ेगा। यूक्रेन के युद्ध के बाद स्वीडन और फिनलैंड, जो कि न्यूट्रल और नॉन अलाइंड देश रहे हैं, उन्होंने भी रशिया को काउंटर करने के लिए नेटो ज्वाइन करने की एप्लीकेशन फाइल की है। ये भी रशिया के लिए बड़ा झटका है। करती हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।